Hello students, welcome back to the next lecture of class 12 biology। आज जो हम टॉपिक से शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक को टेक्स्ट बुक के अंदर नाम दिया गया है प्रेगनेंसी और उसके अंदर का पहला टॉपिक जो है वो है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो आज हम जेस्टेशन पीरियड से शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जेस्टेशन पीरियड होगा क्या? जेस्टेशन पीरियड बेसिकली ये होगा कि हमारा एग जो है फर्टिलाइज हो गया और एग फर्टिलाइज होने के बाद अब जो बर्थ से और ये फर्टिलाइजेशन के बीच का जो समय है उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। मतलब इसमें जो न्यू बेबी पूरा फॉर्म होगा, जो प्रोजेनी पूरा फॉर्म होगा, उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, टाइम बिटवीन कंसेप्शन टू बर्थ, कंसेप्शन से लेके बर्थ के दरमियान का जो टाइम होता है वो। अब ये एक्चुअल में जो जेस्टेशन पीरियड जो है वो 266 डेज या 38 वीक्स का होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। मगर आप अगर लास्ट उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिला लें तो वो 2 हफ्तों की हो जाती है, तो वो 2 वीक्स और बढ़ जाते हैं, तो ये या तो 280 डेज या 40 वीक्स कहलाएगा। यानी कि हम उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वहां से अगर फर्टिलाइजेशन काउंट करें तो कितने दिन का होगा? 280 डेज का हो जाएगा। तो जेस्टेशन पीरियड टोटल ये है 9 मंथ्स के लिए है, उसको 3 ट्राइमेस्टर में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक ट्राइमेस्टर को क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या फॉर्म होता है और हर एक ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रोग्रेस होता है वो हमें देखना है। पहला जो ट्राइमेस्टर है आपके लिए वो जो है फर्टिलाइजेशन से 12वें हफ्ते तक चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर काफी सिंपल है, आप रीड करके भी टेक्स्ट बुक पे तीनों ट्राइमेस्टर के बारे में समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ पॉइंट्स बीच में छूट जाए तो आप उसको टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़िएगा। तो सबसे पहले एम्ब्रियो जो है स्टार्टिंग के 2 से 4 हफ्ते में एंडोमेट्रियम से जो है न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जो है बेसिकली लेना शुरू कर देता है। 8 वीक तक आपको क्या होगा, यहाँ पर जो अडल्ट के मेन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रूडिमेंट्री फॉर्म मतलब बेसिक फॉर्म में बनने दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जो एम्ब्रियो है उसे हम क्या कहेंगे? फीटस कहेंगे। और फीटस की जो अभी जो लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर की होगी। आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स और आपको टोस क्या होंगे? बनते हुए दिखाई देंगे इसमें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से फॉर्म हो जाएगा, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम करना शुरू हो जाएगा। 6th वीक में आपको हार्ट बीट भी सुनाई दे सकती है। इस दरमियान में प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और प्रेगनेंसी खत्म होने तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड रहेगा। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है, स्लाइड में नहीं है तो उसको ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मदर को मॉर्निंग सिकनेस ऑब्जर्व हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस मदर की बॉडी में आते हैं, जिसकी वजह से उसे नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स एक्सेट्रा इन सारी चीजों का क्या बोलते हैं, इफेक्ट देखने मिलता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ। ये तो हो गया, पहली स्लाइड थी ये। अब हम चलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है। सेकेंड ट्राइमेस्टर बेसिकली आप देख पा रहे 13 से 26 वीक तक होगा। यहाँ पर यूटेरस क्या हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा प्रेगनेंसी के लिए, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो यूटेरस को भी क्या होना पड़ेगा? ग्रो होना पड़ेगा, इतना कि वो पूरी तरह से क्या करे, फीटस को या जो हमारा सॉरी एम्ब्रियो जो है जिसको हम फीटस कहते हैं वो उसको रखने के लिए। अब फीटस जो है पहले 3 सेंटीमीटर का था, अब 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। उसके अलावा आपको हार्मोन जो है वहां पर हार्मोन्स का लेवल जो है स्टेबलाइज होता हुआ आपको दिखेगा। और जैसे कि एचसीजी का डिक्लाइन होना शुरू होगा। एचसीजी डिक्लाइन क्यों होगा? एचसीजी हमने पढ़ा था, ये वही हार्मोन है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यूरिन में पाया जाता है, जो कि जिससे हम डिटेक्ट कर पाते थे कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, कि इसका प्रेजेंस ही बताता कि प्रेग्नेंट है वुमेन या नहीं है। और 18 से 20वें हफ्ते में आप अल्ट्रासाउंड से बेबी की ग्रोथ और पोजीशन को पता लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब एग्जाम में ये भी अगर ना पूछ लेगा कि कौन से वीक में आप बेबी की ग्रोथ और पोजीशन को बता सकते हैं तो ये है। आप इसके दरमियान में सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बेबी की मूवमेंट को आप आसानी से फील कर पाएंगे। हेड में आपके हेयर, आईब्रो और आई लैशेज अपीयर होना शुरू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेबी का जो भी साइज होता है उसका ऑलमोस्ट हाफ साइज क्या होगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच जाएगा। अब उसके बाद हम जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो कि कहाँ तक चलेगा? पार्चुरेशन तक चलेगा। पार्चुरेशन क्या होता है मैं बताऊंगा। 27वें हफ्ते तक पार्चुरेशन तक थर्ड ट्राइमेस्टर चलेगा। अब फीटस जो है 3 से 4 kg का अराउंड हो जाएगा।
और 30 से 50 सेंटीमीटर में लेंथ में हो जाएगा। फीटस में जो ग्रो होगा उसमें क्या होगा, आईज ओपन होने लगेगी। ठीक है। अब फीटस जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा तो मदर के एब्डोमिनल ऑर्गन क्या होंगे, दबने शुरू हो जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते डिस्प्लेस होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा और बैक मसल में क्या होगा, पेन होगा। ये थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद फीटस पूरी तरह से डेवलप होगा कि वो पार्चुरेशन कर सके। अब पार्चुरेशन को पढ़ने से पहले या पार्चुरेशन को देखने से पहले हम देखेंगे प्लासेंटा के बारे में कि प्लासेंटा किसे कहते हैं। तो चलिए प्लासेंटा को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पिक्चर नजर आ रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा प्लासेंटा कहीं पर यहीं पर मौजूद होता है। उसके अलावा ये एक पिक्चर है, उसको भी हम देखेंगे कि ये क्या है। पहले आप अंदाजा एक ले लीजिए इससे और इससे कि प्लासेंटा ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रेनबो कलर का एरो दिखाई दे रहा है, मल्टी कलर का एरो ये दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्चुअल में क्या है, प्लासेंटा है। ऐसे देख लो तो नॉर्मल डायग्राम में ऐसे दिखे या डिटेल डायग्राम में ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि प्लासेंटा है क्या। प्लासेंटा बेसिकली एक फ्लैट डिस्कॉइडल यानी कि डिश शेप का होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन के यूटेरस में पाया जाता है। ये बेसिकली बेटा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। और इसका काम क्या होता है वो ध्यान से सुनो। इसका जो फंक्शन होता है, ये कनेक्शन बिठाता है किसके बीच में, फीटल और मैटरनल सर्कुलेशन के बीच में। ठीक है, मतलब मदर में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो और फीटस के बीच में जो कनेक्शन बिठाना है वो ये काम करता है। प्लासेंटा को और क्लियरली देखा जाए तो उसका फंक्शन ये होता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिएंट्स को देता है। और जैसे आप साइड में देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का भी रिमूवल जो फीटस में प्रोड्यूस होता है वो भी किसके जरिए होता है, प्लासेंटा के जरिए होता है। ठीक है। प्लासेंटा बेसिकली जो अगर आप देखेंगे तो ये यूटेरस की वॉल से क्या होता है, अटैच होता है। और दूसरे एंड से कहाँ होता है, बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, अटैच होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आपको टेक्स्ट में बात नहीं करी है तो मैंने बताया नहीं है, पर अगर आप जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। अगर पीछे देखना चाहे तो आपको यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई देगी, दिखाई दी यहाँ पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है। अब प्लासेंटा के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो दो डिफरेंट टिश्यू से बना है। कुछ पार्ट मदर से और कुछ पार्ट कहाँ से लिया जाता है, फीटस से लिया जाता है। जो पार्ट फीटस से लिया जाता है उसे बोलते हैं फीटल प्लासेंटा या कोरियोनिक विली कहा जाता है। अगर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये मल्टी कलर लाइन के आगे कोरियोनिक विली यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये कोरियोनिक विली है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया पार्ट। ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो जो होता है वो यूटेराइन वॉल से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं मैटरनल प्लासेंटा। तो ह्यूमन जो है वो हीमोकॉर्डियल का कोरियल कहा जाता है, सॉरी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा पार्ट एक्चुअली प्लासेंटा का ये है, यहाँ पर आपको दिखा मैटरनल, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के आगे ये आपको दिखाई दे रहा है, एंडोमेट्रियल आर्टियोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको वेन दिखाई दे रही है। तो बेसिकली जो मदर का जो पार्ट होता है, जो प्लासेंटा का जो मदर का जो पार्ट होता है उसके अंदर आपको ये चीजें दिखाई देगी, कौन सी, ये आर्टरीज और ये वे सॉरी वेन्स और आर्टरीज आपको दिखाई दे रही है वो। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छा एक और एक चीज भूल गया था यहाँ पे बताने, ये हीमोकोरियल क्या होता है। हीमोकोरियल जो है मतलब ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होगा, मदर के कोरियन के क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। ठीक है। अगेन हमें कोरियन के बारे में यहाँ बात नहीं करी हुई है, याद रखो एक तरह से बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये। ठीक है। और डिटेल में चाहो तो बोलना तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दूंगा। तो कोरियन के आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। 2 स्मॉल आर्टरी होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड किसकी तरफ लेके आते हैं, प्लासेंटा की तरफ। और एक बड़ी वेन होती है जो ब्लड रिटर्न कहाँ लेके जाएगा, फीटस की तरफ। मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का माजरा होगा ना। तो एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ते तो डिटेल में आपको पढ़ा था, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अम्बिलिकल वेन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको ये आर्टियोल ऐसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स दिखेंगे। ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। अब प्लासेंटा, ये भी याद रखो प्लासेंटा एक तरह से एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है, क्योंकि अगर ये ग्लैंड एक्ट करेगा तो क्या करेगा, काफी सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जैसे कि एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। ठीक है। अब इसके अलावा ये भी याद रखो कि जो लेवल होता है जो एचसीजी का पहले ट्राइमेस्टर के बाद जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर जब खत्म होता है तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अब कौन प्रोड्यूस करने लगता है, प्लासेंटा प्रोड्यूस करने लगता है।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब इसके आगे हम जाएंगे पार्चुरेशन पर, कि बेसिकली पार्चुरेशन क्या होता है। पार्चुरेशन को पढ़ने से पहले एक डायग्राम दिमाग में ले लो तो कुछ समझने आएगा। तो डायग्राम आपके ये दो अलग अलग डायग्राम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लासेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब यहाँ पर बेबी पूरा बन के रेडी है, अब उसको बाहर आना है। तो ये जो बाहर आने का प्रोसेस होता है, जहाँ धक्का लगता है उसको और वो बाहर आना शुरू होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन बेसिकली कहते हैं। तो अब पार्चुरेशन होने के लिए, तो पार्चुरेशन होने के लिए धक्का लगना पड़ेगा, धक्का लगेगा तभी वो बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि उसको पुश करने के लिए बेसिकली कोई तो मैकेनिज्म चलेगा, और वो जब मैकेनिज्म चलेगा तभी क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। तो इसमें पहले तो कुछ बातें बता दूं जो स्लाइड्स में लिखी हुई नहीं है। पार्चुरेशन को टेक्स्ट बुक में कहा गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम बेबी को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखो, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन मतलब ब्रॉड होना सर्विक्स का। सर्विक्स क्या होती है आप पीछे वाले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और पैसेज ऑफ बेबी, ये कलेक्टिवली कहा जाता है लेबर पेन, ठीक है। औरत को प्रेगनेंसी के टाइम पर जो दर्द होता है उसे हम लेबर पेन कहते हैं। तो लेबर पेन में क्या आता है, एब्डोमिनल का कॉन्ट्रैक्शन होना, बेसिकली सर्विक्स का ब्रॉड होना, और बेबी का बाहर आना। ये टोटल मिलाकर क्या कहलाएगा, लेबर पेन कहलाएगा। अब ये सारी चीजों को होने के लिए अपने आप तो होगी नहीं, तो अपने आप होगी नहीं, तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एंड न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रेशियो के बढ़ने से ये होता है कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, उनका भी रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये मायोमेट्रियम भी अगेन आपको पीछे वाले लेक्चर्स में दिख जाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये देखो बच्चा यहाँ पर है अभी। अब ये मायोमेट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ये नीचे सरकेगा ना, और मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर चाहिए। और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का रेशियो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जब वो रेशियो इंक्रीज होगा तो ऑक्सीटोसिन एक्टिव होगा, ऑक्सीटोसिन एक्टिव होगा तो मायोमेट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। अब जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो बच्चा नीचे आना शुरू होगा। जब बच्चा नीचे आना शुरू होगा तो सर्विक्स क्या होगा, ब्रॉड होना शुरू होगा। तो इतनी बातें तो तुम्हें समझने आई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसमें से कोई पॉइंट छोड़ रहा हूं तो उसको देख लेना क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें बताए नहीं है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो पार्चुरेशन, आप आगे चलते हैं। पार्चुरेशन बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है डायलेशन स्टेज। डायलेशन को मैं बता चुका हूँ कि बड़ा हो जाना। अब ये डायलेशन स्टेज में क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे बेबी क्या होगा, फोर्स होगा सर्विक्स की तरफ आने के लिए। अब ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके अंदर पेन भी होगा, ठीक है। ब्लड वेसल भी क्या होंगे, सॉरी, ब्लड वेसल भी क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। और इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या होगा, ये भी दिखाई देगा कि अब बेबी क्या होगा, यूटेरस की तरफ पुश होकर नीचे की तरफ आना शुरू होगा। और ये जब नीचे की तरफ आना शुरू होगा तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये सर्विक्स की तरफ पहुंचना शुरू होगा। और बेबी कैसे पोजिशन में बाहर आएगा, पहले सिर बाहर आएगा, बराबर ऐसे, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, उसको देख पा रहे हो तो तुमको समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है क्या करेगा, सॉरी, वहां तक पहुंचे, सर्विक्स का डायलेशन हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, वजाइना भी क्या होगा, डायलेशन शुरू करेगा। ऑब्वियस सी बात है, वजाइना भी ब्रॉड होना शुरू होगा। अब ये जो है कुछ आवर्स तक चलता है, यानी कि ये पेन जो है कुछ आवर्स तक चलेगा, जिसमें बेबी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू होगा, सर्विक्स ब्रॉड होगा, लेबर पेन आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इसके अंदर ये याद रखना, एमनाइटिक मेम्ब्रेन जो थी, जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा है तो उसको पढ़िए जाके। सेकेंड स्टेज में होता है एक्सपल्शन स्टेज। अब एक्सपल्शन स्टेज में बेसिकली होगा क्या, ये जो यूटेराइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। और नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि फीटस जो है सर्विक्स के होते हुए वजाइना से पास होता है, जिसमें हेड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। एक्सपल्शन स्टेज बेसिकली 20 से 60 मिनट के दरमियान में होगा। अब जो आगे जो है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, इज टाइड एंड कट ऑफ क्लोज टू द बेबीज नेवल, ठीक है। बेबी का जो नेवल होता है, बेम्बी जो होती है, वहां से क्या किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है वहां से, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है ना उसे। हाँ, आगे देखते हैं। अब थर्ड स्टेज पर आते हैं इसके, जो आफ्टर बर्थ का स्टेज होता है।
आफ्टर बर्थ का जो स्टेट होता है, तो याद रखो जब डिलीवरी हो गई, एक बार बेबी बाहर आ गया, तो प्लासेंटा यूटेरस से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लासेंटा जो है एक टेम्पररी ऑर्गन है, परमानेंट ऑर्गन नहीं होता। जब भी प्रेगनेंसी होगी तो प्लासेंटा क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये भी बर्थ के बाद जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से प्लासेंटा भी क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसको हम आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है 10 से लेकर 45 मिनट के दरमियान में होता है। अब इसके आगे जो आखिरी पार्ट है आज के लेक्चर का, वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन बेसिकली होता क्या है, अब जब बेबी बॉर्न हो गया तो बेबी बॉर्न होने के बाद उसकी जो फीडिंग है वो मदर के ब्रेस्ट से होती है। तो बेसिकली ये किस में आता है, लैक्टेशन में आता है। ठीक है, तो यानी कि मेमरी ग्लैंड जो है प्रेगनेंसी के बाद मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अब जब वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है तो पर्टिकुलरली एक हार्मोन के थ्रू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन कहते हैं। और एक चीज इसमें जो खास बात है वो आपको याद रखनी है। जस्ट आफ्टर जब बेबी बॉर्न होता है तो स्टार्ट में जो मिल्क सिक्रीट होता है, जो एक फ्लूइड, एक्चुअली उसे मिल्क टर्म नहीं देंगे, जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये कोलोस्ट्रम बेसिकली एक स्टिकी येलो फ्लूइड होता है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन, लैक्टोज और मदर के एंटीबॉडीज मिलेंगे। अब ये मदर के एंटीबॉडीज एक्चुअली में करेंगे ये कि अब बेबी इतना छोटा है कि उसका इम्यून सिस्टम खुद तो बना है नहीं, और बाहर बहुत सारे जर्म्स होंगे जिससे उसको प्रोटेक्ट होना है। तो बेबी जो है अगर इसका इंटेक जब कर लेगा, कोलोस्ट्रम का इंटेक कर लेगा, तो बिना इम्यूनिटी के भी, जो अभी फिलहाल उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई है, उसके बावजूद भी वो क्या कर सकता है, बाहर के डिजीज से क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, अगर वो कोलोस्ट्रम का क्या कर ले, इनटेक कर ले। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर भी खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आपको जो भी डाउट्स होगा जरूर बताइए। इसके नोट्स प्रॉपरली बनाइए, हर स्लाइड आपके लिए एक नोट्स की तरह है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं सारी स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। और कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।